इस आवाज पर वह डर गई। वह दरवाजे की तरफ जाने को हुई, लेकिन उसके उठने से पहले ही एक सिपाही ने आगे बढ़कर साइकिल पकड़ ली। यह उसका पति नजीर था। अंदर का हाल देखकर वह हैरान रह गया। मुझे सलाम करके बोला, साहब, यह क्या हो रहा है? मैंने उससे तेज लहजे में पूछा, कितनी तनख्वाह है तेरी? जी 20,000 रुपए। क्या स्मगलिंग करता है? कहाँ से पैसा कमाकर इतना अच्छा घर खरीदा? नहीं जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ईमानदार, शरीफ आदमी हूँ। उसने इतना ही कहा था कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। वह उछलकर साइकिल पर गिरा। उसकी कमीज पकड़कर मैं उसी कमरे में ले गया जहां उसकी बीवी बैठी थी। बीवी के सामने हुई बेइज्जती से वह गुस्से से पगला सा गया। उसने लपक कर सब्जी काटने वाली छुरी उठा ली और तेजी से घुमाकर मुझ पर वार कर दिया। लेकिन छुरी मेरे पेट से 2 इंच फासले से निकल गई। मैं बच गया। मैंने लपक कर उसकी कलाई थाम ली और एक लात उसके पेट पर मारी। वह धड़ाम से गिरा। इसके बाद एएसआई ने उस पर लात-घूंसों की बारिश कर दी। मुझे लगा कि जुलेखा के सिर से शौहर के डर का भूत उतर गया है, तो मैंने कहा, देख लड़की, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिना डर के सब कुछ बता दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे और मेरी माँ को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैंने उसे भरोसा दिया और मदद का वायदा किया। मैं उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसने बताया, साहब, मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे बुरी तरह लूटा गया है। मैंने यह जुल्म अपनी माँ की खातिर बर्दाश्त किया। आज से कोई 9 महीने पहले की बात है। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। उसी स्कूल का एक क्लर्क पता नहीं मुझसे क्यों दुश्मनी रखता था। उसकी वजह से मेरी 4 से 5 माह की तनख्वाह रुकी हुई थी। मेरी एक सहेली ने मुझे नेताजी गणपतलाल से मिलने की सलाह दी। मैं उससे मिलने गई। मैंने सारी विपदा कही। वह मुझसे बहुत अच्छे से मिला और उसने मेरा काम करवाने का वायदा किया। इसी सिलसिले में मैं उससे मिलती रही। उसी बीच उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई। उसने मुझे इस तरह अपने जाल में फंसाया कि मुझे अपनी बर्बादी साफ नजर आने लगी। मैं होशियार हो गई। जब उसे अंदाजा हुआ कि मैं उसके हाथ नहीं आऊंगी तो उसने पैंतरा बदला। एक दिन उसने कहा, जुलेखा, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूं। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतने मशहूर और रईस आदमी से मैंने शादी से इनकार कर दिया। वह गुस्से में पागल हो गया। मुझे धमकी देने लगा कि वह मुझे ऐसी सजा देगा कि मैं उम्र भर तड़पती रहूंगी। शादी से पहले नजीर उसके यहाँ चमचागिरी करता था। एक बार उसने मुझसे बेहुदा मजाक किया तो मैंने उसी समय उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद नजीर मेरी माँ के पास मेरा रिश्ता मांगने पहुंचा। माँ ने मेरी शादी उसके साथ करने से मना कर दिया। इसके बाद एक औरत मेरी माँ के पास नजीर के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई। माँ ने फिर इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरी औरत रिश्ता मांगने आई। माँ ने उसे भी डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन मेरे छोटे भाई को उसके हॉस्टल से किसी ने अगवा कर लिया। जब हमें पता चला कि इसके पीछे गणपतलाल का हाथ है तो हम रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमें डरा धमका कर थाने से भगा दिया गया। उसी रात गणपतलाल की तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारा भाई वापस हॉस्टल पहुंच गया है। ध्यान रखो, अगली बार गायब होगा तो हॉस्टल में नहीं, मुर्दाखाने में मिलेगा। उस रात मैं और मेरी माँ बहुत रोईं। इसके बाद बेबस और मजबूर होकर मुझे नजीर से शादी करनी पड़ी। तब से मैं बड़ी जिल्लत के साथ जी रही हूँ। मेरी माँ से भी नजीर बड़ा बुरा व्यवहार करता है। पिछले दिनों उसने उन्हें कांच का गिलास फेंक कर मारा था। इतना कहकर वह सिसकने लगी। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर मेरा भी दिल भर आया। मैंने पूछा, यह कुल्फी वाले विलायत का क्या किस्सा है? जुलेखा बोली, साहब, मैं नादान बच्ची नहीं, पढ़ी लिखी समझदार हूँ। विलायत से मैंने कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, पर अब मुझे लग रहा है कि वह गणपतलाल व नजीर से बेहतर इंसान था। उसने जान पर खेल कर मेरी जिंदगी बचाई थी।
उसका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। उसे झूठे चोरी के केस में फंसाया गया है। जरूर इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होगा। यह एक खास बात थी जो मैंने दिमाग में रख ली। विलायत अली के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी। मैंने नज़ीर को गिरफ्तार किया और एक सिपाही को जुलेखा की हिफाजत के लिए छोड़ा। जुलेखा के भाई को भी हॉस्टल से निकालकर बहन के पास पहुंचा दिया। नज़ीर को लेकर मैं थाने पहुंचा। थाने के गेट पर बहुत से सिपाही खड़े थे। सभी परेशान थे। पूछने पर एक सिपाही ने कहा, साहब, बलराज साहब की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक पल को मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नज़ीर को 2 सिपाहियों के हवाले किया और 2 सिपाहियों के साथ मौका वारदात के लिए रवाना हो गया। सिपाही ने मुझे बताया था कि बलराज की लाश एक बोरी में दरिया के किनारे मिली थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे। डीएसपी साहब भी वहीं मौजूद थे। गोली बलराज के हलक में लगी थी। जिस्म पर वर्दी मौजूद थी, पर उसकी हालत से लगता था कि उसकी किसी से जमकर हाथापाई हुई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। बलराज चंद घंटे पहले जब थाने से निकला था तो वह ऐसे निकला था जैसे मुलजिम को लेकर ही आएगा, पर उसका तो कत्ल हो गया था। डीएसपी समेत तमाम अमला ड्यूटी पर था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विलायत की तलाश में भेजी गई सारी टीमें मुस्तैदी से अपने काम में लगी थीं। बलराज के कत्ल ने मामले को और संगीन बना दिया था। हमारे पास सुबह 10:30 बजे तक का वक्त था। एसपी साहब की इत्तला के मुताबिक हालात बहुत खराब थे। शहर में काफी तनाव था। खबर मिली कि सुबह को हजारों लोग जुलूस की शक्ल में थाने तक पहुंचेंगे और धरना देंगे। डर यह था कि कहीं भीड़ थाने पर हमला न कर दे। इस खतरे को टालना जरूरी था और उसके लिए एक ही रास्ता था, विलायत अली की बरामदगी। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। डीएसपी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उस वक्त नज़ीर से पूछताछ कर रहा था। सख्ती करने के बाद उसने बताया कि उसी के कहने पर ही गणपतलाल और सेठ अहद ने विलायत अली को चोरी के झूठे केस में फंसाया था, लेकिन उसे उसके फरार होने के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं डीएसपी साहब के कमरे में पहुंचा तो वहां वह सिपाही भी मौजूद था जिसे मैंने सेठ अहद की कोठी पर लगाया था। डीएसपी के कहने पर उसने मेरे सामने अपनी रिपोर्ट दोहराई। उसने बताया कि शाम 4 बजे बलराज सेठ अहद के घर गया था। फिर दोनों एक कार में बैठकर कहीं चले गए थे। उसके 1.5 घंटे बाद बलराज की लाश मिली थी। इस रिपोर्ट में खास बात यह थी कि बलराज ने ही विलायत को फरार कराया था और उसमें सेठ अहद भी शामिल था।